गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल हमारी परीक्षा पर। और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हम अपनी जियोग्राफी की सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें हम मैपिंग से संबंधित चीज़ें को सीख रहे हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज से आपके लिए फिजिकल मैपिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। फिजिकल मैपिंग क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। जैसे कि पर्वत, पठार, नदियों के बारे में, झील, तालाब के बारे में हम जानकारी करते हैं। कौन सा पर्वत, कौन सी नदी कहां पर है, इसे हम फिजिकल मैपिंग के नाम से जानते हैं। इससे पहले हमने आपको पॉलिटिकल मैपिंग करा रखी है, ताकि हम आपको फिजिकल मैपिंग कराते उससे पहले आपको भली भांति परिचित हमने करा दिया है। तो आपको पढ़ने में अब इससे ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ क्लासेस आपको पॉलिटिकल मैपिंग की दे दी हैं। पॉलिटिकल मैपिंग का मतलब होता है बच्चों कि देश, कंट्री, उनकी सीमाएं वगैरह क्या होती हैं, वह सारा कुछ हम आपको बता चुके हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज की क्लास हमारी संबंधित है एशिया के पर्वत, पठार, नदियों और झीलों से संबंधित। ठीक बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम एक एक महाद्वीप को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, चाहे हमें थोड़ा समय लग जाए उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं वह बच्चों एशिया महाद्वीप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एशिया से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती हैं फिजिकल मैपिंग से, वह हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे आप वनडे एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विस का एग्जाम हो, वहाँ पर यहाँ से सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़े एशिया की लोकेशन बता देते हैं आपको दोबारा से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले आपने देख लिया होगा, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, चित्र में दिख रहा है, ये आपका रसिया हो गया, ये मंगोलिया हो गया, ये चाइना हो गया। जो बड़े बड़े देश हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं हम ईस्ट वाली साइड से, पूरब वाली साइड से। देखिए, देखो बच्चों, यहां पर क्या है, ये जापान है, आपको दिख रहा होगा। और ये क्या है, ये कोरिया है। कोरिया मतलब उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। मैं एक बार 5 मिनट रिवीजन कर लेता हूं कंट्रीज की, फिर मैं आपको पर्वत, पठार, नदियों के बारे में बताने वाला हूं। उसके बाद देखोगे बच्चों, ये है आपका साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, जो कि काफी चर्चा में रहता है, विवाद रहता है, चीन उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। तो जो दक्षिण चीन सागर है उसकी लोकेशन आप जान लीजिए कहां पर है, यहां पर है। और यहां पर पड़ता है आपका येलो सी। येलो सी मतलब, येलो सी क्यों कहा जाता है, हम आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे कि उसे पीला सागर के नाम से हम क्यों जानते हैं। सारा कुछ हम आपको बताने वाले हैं, बस आप ध्यान से इस क्लास को एंजॉय कीजिए और अपना नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद बच्चों, ये बेरिंग जल संधि है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। और उसके बारे में देखोगे, ये क्या है, यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, यहां से ये अफ्रीका का हिस्सा है। आपको ये नहीं देखना, आज ओनली देखना है एशिया को देखना है, और एशिया से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती हैं हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मरुस्थल से। क्या स्टार्ट करते हैं, मरुस्थल के बारे में बताने वाले हैं कि कितने मरुस्थल हैं हमारे एशिया में, और कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखिए, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर मरुस्थल क्या होता है, हमारी समझ में नहीं आता, मरुस्थल को जरा बता दीजिए। तो बच्चों, ऐसा स्थान जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, ऐसा क्षेत्र जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मरुस्थल के नाम से जानते हैं। आप ये मत ध्यान रख लेना बच्चों कि मरुस्थल में ओनली रेत ही होगा। आप अमूमन क्या सोचते हो कि मरुस्थल उसे बोलते होंगे जहां पर रेत ही रेत पाया जाता होगा। ये आपका भ्रम है। क्यों भ्रम है कि देखिए, मरुस्थल की जो परिभाषा है वह रेत मिट्टी को परिभाषित नहीं करती है। वह किस चीज को परिभाषित करती है, वह करती है तो बस एक चीज को परिभाषित करती है कि वहां पर जो वर्षा की मात्रा है वह 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। और जहां जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होगी वह क्षेत्र पूरा मरुस्थल कहलाएगा। ये ध्यान रख लेना, आपके दिमाग में ये भ्रम रहा होगा कि सर जहां पर रेत मिट्टी सी पाई जाती है वही मरुस्थल है। नहीं, मरुस्थल वह होता है जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम बरसात मिलती है आपको। ठीक, तो चलिए, उम्मीद करता हूं मरुस्थल के बारे में आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि हमारे यहाँ पर मरुस्थल कितने हैं, कितने मरुस्थल हैं एशिया में। तो चलिए हम बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहला मरुस्थल देखिए आप, थार का मरुस्थल। कौन सा बच्चों, थार का मरुस्थल। और इसकी लोकेशन आप जल्दी से मैप उठाइए। मैंने आपको इसलिए मैप खरीदवाया था कि जो चीजें मैं बताया करूं आप तुरंत उस मैप में देख लिया करो।
थार का मरुस्थल कहां पर है? थार का मरुस्थल पड़ता है भारत और पाकिस्तान। भारत कहां पर है? ये रहा। और पाकिस्तान कहां पर है? ये रहा। यानी कि भारत और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से यह मरुस्थल पाया जाता है। कौन सा बच्चों? थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल की एक विशेषता ध्यान रख लीजिए, दुनिया में जितने मरुस्थल हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, क्या बच्चों? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर पाया जाता है? वह थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, इसलिए उसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कहा गया है। दुनिया में थार का एक ऐसा मरुस्थल है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, 7 महाद्वीप पर, कि जो जहां पर सबसे ज्यादा लोग निवास करते हैं और मरुस्थल की अपेक्षा। तो प्रश्न यहां से बन सकता है। तो एशिया में सबसे पहला मरुस्थल कौन सा आता है आपका? थार का मरुस्थल। लोकेशन कहां पर है? पाकिस्तान और भारत में संयुक्त रूप से। पहला प्रश्न आपका यहां से क्लियर हो गया होगा। चलिए बच्चों, दूसरा प्रश्न आता है आपका। दूसरा जो मरुस्थल पड़ता है वह मरुस्थल क्या पड़ता है बच्चों? मंगोलिया में। मैप उठाइए आप, मैं बार बार बोलता हूं, मैप उठाइए जल्दी से और देखिए मंगोलिया कहां पर है। मंगोलिया ये रहा आपका। मंगोलिया में एक मरुस्थल पाया जाता है जिसे गोबी मरुस्थल के नाम से हम जानते हैं। कौन सा बच्चों? गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल आपसे पूछे कहां पर है तो यह पड़ता है आपका मंगोलिया में, और थोड़ा बहुत हिस्सा पड़ जाता है इसका चीन में, लेकिन इसका ज्यादा भाग कहां पर है बच्चों? वह है ज्यादा भाग मंगोलिया में। तो आप याद रखोगे गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहां पर पड़ता है? मंगोलिया में। मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटेर। मैंने क्या कहा था? आप चीजों को रिलेट करके पढ़िए, आपको जनरल स्टडी में, जीएस में कभी भी दुख नहीं आएगा आपके जीवन में। और आप एक एक चीज अलग अलग से पढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर दुख उत्पन्न होगा ही होगा। ठीक बच्चों, 2 मरुस्थल हो गए। अब आ जाइए चाइना में। चाइना का नाम तो आपने सुना ही होगा, काफी मधुस देश है ये, मतलब बहुत बेईमानी वगैरह करता रहता है, कोरोना वायरस वगैरह फैलाता रहता है, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक सा देश है। खैर हम छोड़िए इन बातों को, हम अपने टॉपिक पर आते हैं और चाइना की बात करते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा बच्चों? 2 मरुस्थल देखे एशिया में। कौन कौन से? थार का मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। अब हमारा तीसरा मरुस्थल आ रहा है, वह है टकला-माकन मरुस्थल। कौन सा है? टकला-माकन मरुस्थल। कहां पर पड़ता है? चीन में। टकला-माकन मरुस्थल। यह मरुस्थल बच्चों कहां पर है? यह पड़ता है आपका चीन में। कहां पर पड़ता है? यह पड़ता है आपका चीन में पड़ता है। ध्यान रख लेना, ये बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना। टकला-माकन ये कहां पर पड़ता है? यह पड़ता है आपका चीन में। तो आपने एशिया में कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल देखे? पहला देखा थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल की क्या विशेषताएं थी कि दुनिया में जितने भी मरुस्थल हैं उनमें सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है वह थार के मरुस्थल में ही पाया जाता है। उसकी लोकेशन कहां पर है? उसकी लोकेशन है भारत और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से। उसके बाद आपने देखा मंगोलिया में। मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल था? गोबी मरुस्थल। ठीक है, थोड़ा बहुत हिस्सा चीन में भी है उसका, लेकिन ज्यादातर 95% हिस्सा मंगोलिया में है। उसके बाद आपने देखा चाइना में टकला-माकन मरुस्थल देखने की कोशिश की। तो अब तक आपने कितने मरुस्थल देख लिए बच्चों? अब तक आपने 3 मरुस्थल देख लिए। उसके बाद बच्चों आ जाइए, थोड़ा इधर आते हैं अरब की साइड में, जिसे अरब का रेगिस्तान बोला जाता है। देखिए मैंने बताया था अरब प्रायद्वीप, ये वाला हिस्सा है बच्चों अरब प्रायद्वीप का। तो अरब प्रायद्वीप में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? उस मरुस्थल को बोलते हैं हम अरब का मरुस्थल। अरब का मरुस्थल। अरब मतलब कौन सी कंट्रीज हैं? अरब कंट्रीज वह हैं जो आपको कच्चे तेल को प्रोवाइड कराती हैं। कौन सी कंट्रीज हैं जो आपको कच्चा तेल प्रोवाइड कराती हैं? हम आपको बता चुके हैं कि नहीं, पश्चिम एशिया के देश हैं। हमने आपको दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया सारा कुछ इसलिए बताया था कि जब हम बात किया करेंगे इस वाले टॉपिक की तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आ जाना चाहिए कि सर ने बता दिया है, हमें अब कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो बच्चों ये कौन सा मरुस्थल पाया जा रहा है यहाँ पर पाया जाता है अरब का मरुस्थल। कितने मरुस्थल पढ़े हमने? 4 मरुस्थल पढ़े। कौन कौन से पढ़े हैं हमने पढ़े हैं गोबी मरुस्थल पढ़ लिया हमने, थार का मरुस्थल पढ़ लिया, टकला-माकन पढ़ लिया और ये
अरब का पढ़ लिया। लोकेशन याद रख लेना, ये यहां पर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगला मरुस्थल देखते हैं हम। अगला मरुस्थल क्या हो सकता है? चलिए, ईरान देश का नाम तो आपने सुना ही होगा, सुनाई क्या होगा, बहुत चर्चा में सुनते हो। कौन सा बच्चों? ईरान। ये रहा, जैसे आपको दिख रहा होगा। ईरान मरुस्थल के ईरान कंट्री के बारे में आपने काफी सुना होगा, काफी चर्चा में रहती है ईरान। तो देखिए, ईरान में कौन कौन से मरुस्थल हैं जो प्रमुख रूप से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, एक तो है दस्त ए लूट करके, देख लो कैसे कैसे नाम है, दस्त ए लूट, दस्त ए लूट करके है बच्चों। और एक मरुस्थल है आपका दस्त ए काबिर करके। कौन सा? दस्त ए काबिर करके। ये दो मरुस्थल ईरान में पाए जाते हैं, ये याद रख लेना आप, यहां से प्रश्न बन सकता है। दस्त ए लूट और दस्त ए काबिर, यानी कि ये मरुस्थल कहां पर आपको देखने को मिलेंगे? ये बच्चों मिल जाएंगे आपको ईरान में। जब आप ईरान देखोगे मैप उठा के, मुझे पूरी उम्मीद है आपने मैप ले लिया होगा, और मैप लेने के बाद जो सारी चीजें मैं बता रहा हूं सॉरी, वो मैप में आप अच्छे से देख रहे होंगे। तो हमारे जो एशिया में जो प्रमुख रूप से मरुस्थल थे, एक दो मरुस्थल और हैं, लेकिन वो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे छोटे मरुस्थल हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो मरुस्थल थे एशिया से संबंधित 4 से 5 मैंने आपको बता दिए, और यहीं से प्रश्न आपका बन जाता है। चलिए, मरुस्थल देख लिया हमने। उसके बाद देखते हैं बच्चों, उसके बाद देखते हैं हम क्या देखते हैं, झील देखते हैं। उसके बाद क्या देखते हैं? झील देखते हैं। चलिए, झील को भी देख लेते हैं हम। झील, एशिया की झीलें भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप इधर आइए, किधर? टर्की की तरफ आइए। किधर आइए बच्चों? टर्की की तरफ। इधर से शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, टर्की में एक झील पाई जाती है। कौन सी झील पाई जाती है बच्चों? वह झील पाई जाती है वॉन झील। वॉन झील। और वॉन झील की क्या विशेषता है बच्चों? ये दुनिया की सबसे लवणता वाली झील है। लवणता मतलब, लवण तो पढ़े ही होंगे, मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बना देते हैं? लवण बना देते हैं। तो अगर आपसे क्या पूछे कि दुनिया की सबसे लवणता वाली झील कौन सी है, तो वह झील है आपकी वान झील। और ये कहां पर पड़ती है आपके बच्चों? टर्की में पड़ती है। लोकेशन आप मैप में देखते जाइए साथ की साथ, आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। उसके बाद एक झील और देखोगे तो रसिया में एक झील और पड़ती है बच्चों, बैकाल झील। कहां पर? बैकाल झील। रसिया कहां गया? ये रहा, बैकाल झील। बैकाल झील, बैकाल झील, ये कहां पर पड़ती है बच्चों? रसिया में पड़ती है। और इसकी विशेषता क्या है बच्चों? यह दुनिया की सबसे गहरी झील है। क्या है? सबसे गहरी झील दुनिया की। दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है बच्चों? बैकाल झील है। कैसे याद रखोगे? बेकाल, बैकाल, बेकार है ये, तो बेकार क्यों है? क्योंकि ये ज्यादा गहरी है, बहुत खराब झील है ये, इसलिए आप इसे याद रख सकते हो। और वॉन झील दुनिया की सबसे ज्यादा लवणीयता वाली झील है, तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। उसके बाद देखोगे, इधर और आओगे तो इजराइल और जॉर्डन देखोगे आप। देखो, इजराइल और जॉर्डन कहां हैं? इजराइल और जॉर्डन आप देखने की कोशिश कीजिए, यहां पर है। तो यहां पर बच्चों एक झील पड़ती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? मृत सागर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मृत सागर के नाम से जानते हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना, ये सागर नहीं है, ये क्या है? यह झील है, मृत सागर। और मृत सागर झील कहां पर पड़ती है आपकी? इसकी लोकेशन कहां पर है? इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर प्रमुख रूप से, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर प्रमुख रूप से पड़ती है, इसलिए इसका नाम है मृत सागर। मृत सागर का मतलब, इसे सागर मत समझ लेना, सागर अलग होता है, लेकिन यह झील है। तो कितनी झील हो गई बच्चों हमारी? वांस झील हो गई, दुनिया की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील टर्की में पड़ती है। मृत सागर हो गई, मृत सागर प्रमुख रूप से इजराइल और जॉर्डन में पड़ती है। उसके बाद बेकाल झील हो गई, रसिया में पड़ती है। और कैसे याद रखोगे? ये दुनिया की सबसे गहरी झील है, बेकार है ये, ठीक है बच्चों। चलिए, उसके बाद एक और आइए, एक और झील पड़ती है बलखास झील। इसे मिटा दूं मैं, कहां पर पड़ती है बच्चों, कोई बता सकता है मुझे? बलखास झील। बलखास झील पड़ती है आपकी कजाकिस्तान में, ये रहा बलखास झील। बलखास,
बलकास झील। बलकास झील कहाँ पर पड़ती है बच्चों? यह पड़ती है आपके कजाकिस्तान कंट्री में। तो आप भूलना नहीं है, हालांकि ये कम इंपोर्टेंट है, इतनी इंपोर्टेंट है नहीं है। सबसे ज्यादा है बेकाल झील, और बेकाल झील के बाद हमने टर्की में बताया आपको वॉन झील, जो दुनिया की सबसे ज्यादा लवणता वाली झील है। और अभी हम पढ़ने वाले हैं कैस्पियन सागर को भी पढ़ेंगे। कैस्पियन सागर, अराल सागर, ये क्या है? ये सागर नहीं है, ये झील है, इनको बोलते हैं ऐसे करके। ठीक बच्चों, तो बलखास झील कहां पर पड़ती है? आपकी कजाकिस्तान में पड़ती है, याद रख लेना ये। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं बच्चों कौन सी? कैस्पियन सागर के बारे में। दुनिया की सबसे ज्यादा खारे पानी की बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर बच्चों कहां पर है? ये रहा। मतलब ये सागर नहीं है, इसका नाम है कैस्पियन सागर, लेकिन ये है क्या? यह झील है। क्या है बच्चों? यह झील है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी है ये खारे पानी की झील। मैंने ट्रिक भी बताई थी, कैस्पियन को कैसे याद रखें। खारे पानी को आप कैसे पियोगे? तो कैसे पियोगे से मतलब हो जाएगा कैस्पियन सागर से मतलब हो जाएगा। तो ये कहां पर है? ये रही, ध्यान रख लेना। ये कजाकिस्तान वगैरह कई देशों के साथ बाउंड्री बनाती है, तो आप इसे देख सकते हो। उसके बाद एक और झील आती है। कौन सी झील आती है बच्चों? अराल सागर के नाम से। कौन सी झील आती है? अराल सागर के नाम से एक और झील आती है। देखो ये जो सागर वाले हैं ना, कौन कौन से? एक तो हो गया कैस्पियन सागर, एक अराल सागर और एक मृत सागर। ये क्या है? ये सागर नहीं है, ये झील है। ये अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लेना। अराल सागर झील कहां पर पड़ती है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर। कहां पर? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर। जल्दी मैप खोलिए, कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पर। मैप से देखिए आप, जल्दी से बताइए मुझे मैपिंग से बढ़िया तरीके से। अराल सागर झील कहां पर है? कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान के बीच में पड़ती है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो हमने देखी कैस्पियन सागर, देखी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील दुनिया की सबसे बड़ी, याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बता दी। ठीक है, चलिए अराल सागर है, ये क्या है? ये सागर वाली जितनी भी झीलें हैं ये सागर नहीं है, ये झीलें। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप डरना नहीं है, आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक बच्चों, चलते हैं आगे। और बताइए बच्चों क्या हो सकता है इसमें? चलो पीला कलर ले लेता हूं, पीला चूज कर लेता हूं मैं। ठीक बच्चों, तो ये हमारी क्या थी? कुछ प्रमुख झीलें थी जो एशिया में पड़ती हैं, जिनसे एग्जाम में प्रश्न आपका बन सकता है। समझ में आया बच्चों? क्या होता है आपका एग्जाम में प्रश्न यहां से बन सकता है। इनकी लोकेशन याद रख लेना और इनके बारे में जो विशेषता है वह आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। थोड़ा साइड में इसलिए होना पड़ता है कि आपको ये चित्र सही से दिख जाए। उधर हो जाऊंगा तो फिर उधर लिखने में दिक्कत होगी मुझे। ठीक बच्चों, तो ये हमारी झीलों के बारे में हुआ। झील खत्म कर लिए हमने, रेगिस्तान खत्म कर लिए। अब आते हैं नदियों के बारे में। चलो मार्कर चेंज करना पड़ेगा मुझे दोबारा से, ये सही से नहीं दिखाई दे रहा होगा, मुझे पता है आपको। अब किसके बारे में आते हैं बच्चों? नदियों के बारे में। नदियां एशिया की कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले देखिए आप, शुरुआत कहां से करते हैं बच्चों? हम शुरुआत करते हैं हम रसिया से, मंगोलिया और रसिया से। मंगोलिया और रसिया कहां पर है? ये रहा। तो बच्चों यहां से एक नदी निकलती है जिसे आमूर नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आमूर नदी के नाम से, आमूर नदी के नाम से। ठीक है बच्चों, तो ये कहां से निकलती है? मंगोलिया से निकलती है और कहां पर गिर जाती है जाके? ये गिर जाती है सी ऑफ, यहां पर गिर जाती है। यहां हालांकि इतनी इंपोर्टेंट नहीं है ये आमूर नदी, रसिया और मंगोलिया के बीच में बहती है और चाइना के साथ भी थोड़ी बहुत सीमा बना लेती है ये। तो सबसे पहली जो हमारी नदी हो गई वह कौन सी हो गई? आमूर नदी हो गई। उसके बाद देखोगे आप, बहुत ही इंपोर्टेंट नदी है, वो चाइना में बहती है आपकी, कौन सी है? चलिए देखिए आप, उस नदी का नाम है बच्चों, उस नदी का नाम है बच्चों हुआंगहो नदी। कौन सी? हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी, पता नहीं कैसे कैसे तो नाम है, मेरी तो बात समझ में ही नहीं आती, याद रखना मुश्किल हो जाता है। हुआंगहो नदी यह कहां से निकलती है? यह चाइना से निकलती है। कहां से निकलती है? चाइना में बहती है ये, और चाइना में बहने के साथ ये कहां पर गिर जाती है? येलो सागर में। मतलब येलो सागर का मतलब क्या होता है? जो हुआंगहो नदी है, मुझे भी इसका नाम लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, इतना खतरनाक सा नाम है। हुआंगहो नदी है, इसका पानी बच्चों होता है पीला।
क्या होता है बच्चों, इसका पानी होता है बच्चों पीला, इसलिए पीली नदी के नाम से जानते हैं इसे। किसके नाम से, पीली नदी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी को, हुआंगहो नदी को। पता नहीं क्या मंत्र से पढ़ने पड़ते हैं यहां पर, ऐसे ऐसे नाम है, चाइना के नाम तो ऐसे खतरनाक होते हैं आप जानते हो, ठीक है। पीली नदी के नाम से, पीली नदी कौन सी है, हुआंगहो नदी, और कहां पर बहती है, वह बहती है चाइना में, चाइना में बहती है, ध्यान रखना। और वह अपना पानी कहां पर गिरा देती है बच्चों, जिस सागर में वह अपना पानी गिरा देती है उसे बोलते हैं हम येलो सी के नाम से। येलो सी की लोकेशन देखोगे, ये रही, ऐसे चलती है, ये यहां पर अपना पानी गिरा देती है, तो जहां पर अपना पानी गिराती है उसे बोलते हैं पीला सागर, पीला सागर। ये ध्यान रखना, आप मैप में उठाइए और मैप देखते जाइए, साथ साथ में क्या बता रहा हूं। हुआंगो नदी जिसे पीली नदी के नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं, उसका पानी पीला है, और वो कहां पर, जिस सागर में गिरेगी उस सागर का पानी भी क्या कर देगी बच्चों, पीला कर देगी, और उस सागर को बोलते हैं पीला सागर। उम्मीद करता हूं ये बात आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए, चाइना की नदी हो गई है, एक और नदी बहती है चाइना में, उसे भी देख लीजिए। कौन सी बच्चों, यांगसी नदी। कौन सी बच्चों, यांगसी नदी। चाइना में एक और नदी कौन सी है, यांगसी नदी, यांगसी नदी, यांगसी नदी। यांगसी नदी के बारे में आपने सुना भी होगा, एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। इसकी क्या विशेषता है, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है बच्चों, यांगसी नदी। और कहां से निकलती है ये भी चाइना में बहती है। आप याद रखना, इसका उद्गम स्थल इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है कि कहां पर निकलती है, कि कुनलुन पर्वत से, कि फलाने पर्वत से, ढिकाने पर्वत से, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि यांगसी नदी कहां पर बहती है, चाइना में। और ये जो नदी है, इस नदी को क्या कहा जाता है, एशिया की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। उसके बाद देखोगे एक और नदी निकलती है, कहां से, यहीं चाइना से, जिसे मेकांग नदी के नाम से जाना जाता है, मेकांग नदी के नाम से जाना जाता है। अगर सारी याद नहीं रख पाओ तो ये पीली नदी और यांगसी नदी के बारे में आप अवश्य याद रखोगे, एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा जाता है। तो यहीं से निकलती है आपकी एक और कौन सी, मेकांग नदी, बर्मा होते हुए, बर्मा मतलब म्यांमार में होते हुए, और ये अपना पानी कहां पर गिरा देती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना पानी गिरा देती है। तो ये भी याद रख सकते हो, मेकांग नदी भी कहां पर बहती है, चाइना से निकलती है। उसके बाद बच्चों एक नदी और आती है, वो भी चाइना से निकलती है, जिसे हम माले नदी के नाम से जानते हैं। कौन से बच्चों, माले नदी के नाम से जानते हैं। और इसी माले नदी को बर्मा में, म्यांमार में क्या कहा जाता है, इरावती नाम से जाना जाता है। कहां पर, बर्मा में इसी नदी को इरावती नाम से जाना जाता है। किसको, माले नदी को, ये ध्यान रख लेना। तो पूछा जाता है प्रश्न आपसे कि माले नदी कहां से निकलती है, या माले नदी को म्यांमार या बर्मा में किस नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और जितनी भी नदियां हैं भारत को छोड़कर, भारत की नदियों के बारे में बच्चों में बात नहीं कर रहा हूं अभी। भारत की नदियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि भारत एशिया में है। तो मैं भारत का जो भूगोल पढ़ाऊंगा वो अलग से पढ़ाऊंगा, इसलिए यहां पर कोई चर्चा नहीं हो रही है भारत की नदियों के बारे में। तो हमारी जो नदियां थी प्रमुख रूप से कौन कौन सी नदियां थी, यांगसी नदी हो गई, एशिया की सबसे लंबी नदी हो गई, मेकांग नदी हो गई। ये सब कहां पर बह रही हैं, आपकी चाइना में बह रही हैं। ये याद रखना, चाइना से निकलती हैं ये, ठीक। इनके बारे में एक हुआंगो हो गई, जिसे पीली नदी के नाम से जाना जाता है। सारा कुछ आप याद रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। एशिया में पर्वत वगैरह की स्थिति क्या है, एशिया में पर्वत वगैरह की स्थिति क्या है। तो देखिए, एशिया में जब पर्वत देखोगे, एक तो अपना हिमालय हो गया, जिसके बारे में हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। एक तो आपका हिमालय हो गया, हिमालय के बाद हो गया आपका एक कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत कहां पर है बच्चों, चाइना में है। कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत ये कहां पर है बच्चों, चाइना में है। एक पर्वत और है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू
हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश पर्वत कहां पर है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह में, उधर आप जाओगे देखोगे तो हिंदू कुश पर्वत आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने कितने पर्वत देखे? 3 पर्वत देख लिए, कुनलून पर्वत देख लिया, हिंदू कुश देख लिया, हिमालय देख लिया। एक और पर्वत है बच्चों जिसे हम टोरस पर्वत के नाम से जानते हैं। टोरस पर्वत कहां पर पड़ता है बच्चों? ये पड़ता है आपका टर्की में। कैसे याद रखोगे? टा से टर्की, इसलिए टोरस पर्वत क्या हो गया? टर्की में पड़ता है। ये हमारे एशिया के कुछ प्रमुख पर्वत हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है। अगर नहीं भी पूछा जाएगा तो प्रश्न हिमालय से पूछा जाएगा। यहां पर हिमालय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि हिमालय से प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, अदरवाइज इन पर्वतों से प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमने बच्चों अब तक क्या सीखा? हमने अब तक सीखा पर्वत के बारे में, झीलें देखी एशिया की। उसके बाद हमने क्या देखा? पर्वत, झील, मरुस्थल देखे हमने एशिया के, मरुस्थल देखे हमने एशिया के, नदियां देखी एशिया की, नदियां देख ली बच्चों हमने एशिया की। और क्या देख लिया? पर्वत, झील, मरुस्थल, नदियां देख ली। अब पॉलिटिकल मैपिंग हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पठार देखोगे तो पामीर का पठार, तिब्बत का पठार यहीं पर है आपका, देखोगे लोकेशन यहां पर है, वो भी देख लो आप, ज्यादा खास है नहीं वो तो, वैसे ही उस फैक्ट को आप याद रख लेते हो कि तिब्बत का पठार कहां पर है, और ज्यादा पठार इतने है नहीं, तो आप ये चीजें ध्यान रखना। उसके बाद देखो ये तो हमारा फिजिकल मैप हुआ, थोड़ा पॉलिटिकल मैप आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए करा देता हूं मैं रिवाइज। एक मिनट बच्चों, रुक जाओ बच्चों भी, और रुक जाओ बच्चों भी एक मिनट। हाँ देखिए ये आपका पॉलिटिकल मैप है, मैंने क्या लगा दिया? पॉलिटिकल मैप लगा दिया ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। क्या आ जाए? देखिए अभी हमने मरुस्थलों के बारे में बात की, तो गोबी मरुस्थल देखो ये मंगोलिया है, यहां पर पाया जाता है गोबी मरुस्थल, जो हम आपको बता चुके हैं, एक बार दोबारा से आप देख लो ना समझ में आया हो। ये मंगोलिया हो गया, गोबी मरुस्थल पाया जाएगा मंगोलिया में। उसके बाद टकलामाकन मरुस्थल कहां पर पाया जाएगा? चाइना में, आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा। उसके बाद थार का मरुस्थल कहां पर पाया जाएगा? भारत और पाकिस्तान में संयुक्त रूप से। और ईरान में कौन कौन से मरुस्थल थे? कौन कौन से मरुस्थल थे बच्चों? दस्त ए लूट मरुस्थल था और दस्ते काबिर मरुस्थल था। ये कहां पर थे? हमारे ईरान में थे, यहां पर हैं। और यहां पर अरब वाला मरुस्थल था। क्या देखा आपने? ये जो मरुस्थलों की संख्या थी किस प्रकार थी, कहां पर उनका विभाजन था एशिया में, उस तरीके से हमने सारे मरुस्थल देख लिए। ये मंगोलिया है, ये चाइना है आपका, ये ईरान है, ये सऊदी अरबिया है, ये इंडिया पाकिस्तान है। जो मरुस्थलों का जो वितरण है किस तरीके से हमने आपको सारा कुछ बता दिया। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या देखोगे? झील वगैरह देखोगे तो देख लो, झील इसमें भी अगर दिखाई दे रही हो आपको। हालांकि वो फिजिकल चीजें होती हैं बच्चों, वो पॉलिटिकल मैप में नहीं दर्शाई जाती। टर्की आपका ये रहा बच्चों, यहां पर टर्की क्या है? वॉन झील है टर्की में। क्या है बच्चों? वॉन झील है। वॉन झील की क्या विशेषता है हम आपको बता चुके हैं वॉन झील के बारे में। विश्व की सबसे लवणता वाली झील है वॉन झील है। उसके बाद रसिया में पड़ती है आपकी, क्या पड़ती है बच्चों? बेकाल झील पड़ती है रसिया में। बेकाल झील कहां पड़ती है बच्चों? रसिया में पड़ती है। उसके बाद आप देखोगे कौन सी देखोगे? उसके बाद हमने और बताया था अराल सागर बताया था, क्या बताया था? अराल सागर बताया था। और किसके बीच में? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। तो देख लो आप मैप की सहायता में, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान कौन सा है? कजाकिस्तान ये रहा, उज्बेकिस्तान ये रहा। तो कहने का मतलब यहां पर क्या पाया जा रहा होगा आपका? यहां पर पाया जा रहा होगा आपका अराल सागर झील। कौन सी? अराल सागर झील। तो देखो अब कितना आपको सरल तरीके से याद हो रहा होगा जब आपने पॉलिटिकल मैपिंग पढ़ ली है, तो ये आपके लिए अब कुछ नहीं है, चुटकियों में आप इसे सॉल्व करने वाले हो। देखो कितने आसानी से पता कर सकते हो आप। ये रही आपकी चाइना में जो प्रमुख नदियां बह रही थी। और एक चीज ध्यान रख लेना, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को एक बाउंड्री विभाजित करती है जिसे 38वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर आपसे एक चीज और पूछी जाती है, ये 38वीं समांतर रेखा है जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में डिवाइडेशन का काम करती है। ठीक है, ये याद रख लेना जब हम चलो खैर याद रख लो, ये पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। उसके बाद देखोगे हम आपको एक चीज और बताएं, हमने कुछ दिन पहले आपको एक वीडियो दिया था, उस वीडियो में हमने भूगोल की प्रमुख शब्दावली यूज की थी। तो एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था प्रायद्वीप।
क्या, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है, जो तीन ओर से पानी से या जल से घिरा हो। तो देखिए एशिया में कितने प्रायद्वीप हैं, एक तो भारत हो गया, भारतीय प्रायद्वीप भी बोलते हैं इसे, ठीक है। एक क्या हो गया, एक हो गया आपका अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप क्यों, क्योंकि ये भी तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। अरब प्रायद्वीप हो गया, भारतीय प्रायद्वीप हो गया, और देखिए ध्यान रखना कोरिया प्रायद्वीप भी है, इसे कोरिया प्रायद्वीप भी बोल देते हैं। दोनों कोरिया को लगा के कोरिया प्रायद्वीप भी बोल देते हैं। तो एक कोरिया प्रायद्वीप हो गया। अदरवाइज जापान तो द्वीप है, जापान को प्रायद्वीप की स्थिति में नहीं लाते, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ क्या है, कुछ यहाँ पर प्रायद्वीप देखने को मिलते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये जापान के द्वीप हैं, होन्शु वगैरह द्वीप है। कौन सा, होन्शु द्वीप है। होन्शु पर क्या स्थित है आपका, हिरोशिमा, ये भी याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि जापान है क्या, द्वीपों का ही तो एक देश है। द्वीप क्या होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो चारों ओर से पानी से घिरे हुए हों। तो इतनी सारी बातें याद रखना एशिया से संबंधित, एशिया की नदियां भारत को छोड़कर, क्योंकि अभी भारत में भूगोल अलग आता है, पूरा सिलेबस ही भारत का भूगोल अलग है, इसलिए हमने भारत के भूगोल के बारे में चर्चा नहीं की। आज हमने एशिया का जो फिजिकल भूगोल है, फिजिकल मैपिंग है, उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, और उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से एक प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम आपसे फिर अगली क्लास में किसी और महाद्वीप को लेकर, उसकी फिजिकल मैपिंग को लेकर। जब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय।